हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल देखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड और कुछ एमसीक्यू भी वहाँ पे लगाए। फिर इस वीडियो में अब हम लोग असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो इसके लिए कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन कुछ समझना ज़रूरी है इसके बारे में। पहले तो असर्शन रीजनिंग है क्या? तो असर्शन रीजनिंग भी एक तरह के एमसीक्यू रिलेटेड बेस्ड, मतलब एमसीक्यू पे ही सारे क्वेश्चन उसके ही बेस्ड होते हैं। लेकिन वो एमसीक्यू में क्या होता है, जैसे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो जैसे ऑप्शन दिया रहता है, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें भी ये ABCD 4 ऑप्शन रहेगा और इन्हीं चारों ऑप्शन में से हम लोग को 2 स्टेटमेंट देगा। एक असर्शन स्टेटमेंट होगा, एक रीज़न स्टेटमेंट होगा। और उन दोनों स्टेटमेंट को देखना है कि मतलब ये जो बातें लिखी हुई हैं, जैसे ए में क्या लिखा हुआ है कि इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है असर्शन और रीज़न, जैसे क्वेश्चन का एक बार हम देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, असर्शन एक स्टेटमेंट है और ये रीज़न दूसरा स्टेटमेंट है। तो करना कैसे है ये चीज़ समझना है कि अगर जैसे ऑप्शन ए कब सही होगा, जब असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हो, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और रीज़न जो है, मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और ऑप्शन सेकंड में क्या होता है कि असर्शन और रीज़न ट्रू तो होंगे ही, लेकिन रीज़न जो होंगे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे, ये चीज़ है। फिर सी ऑप्शन में क्या होगा कि असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट नहीं है, ये चीज़ दिखना है। फिर ऑप्शन डी में क्या है कि असर्शन इनकरेक्ट है और रीज़न करेक्ट है। तो इन्हीं चारों बातों को ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है ये चीज़ देखेंगे। तो हाउ टू सॉल्व इजली असर्शन रीजन क्वेश्चन फॉर क्लास 10, तो ये ध्यान में देंगे। पहले स्टेप में क्या करना है कि फर्स्ट चेक बोथ स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, मतलब ये जो असर्शन और रीजन दिया है तो करना क्या है कि असर्शन को अलग पढ़ना है और रीज़न को अलग पढ़ना है। दोनों को अलग पढ़ेंगे और पहले ये देखना है कि असर्शन ट्रू है कि नहीं, असर्शन ट्रू है या रीज़न ट्रू है, ये दोनों पहले ये चेक करना है। अगर दोनों दोनों ट्रू हैं तब हम लोग ऑप्शन ए और बी पर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ऑप्शन ए और बी ही दो ऑप्शन हैं इन चारों में जिसमें क्या है असर्शन और रीज़न बोथ करेक्ट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, मतलब दोनों स्टेटमेंट ए और बी में अगर दोनों ये जो स्टेटमेंट दिए होंगे असर्शन और रीज़न अगर ये ट्रू होंगे तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए और बी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर फॉल्स हो जाता है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट निकल जाता है, तो या वो ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा। अब सी कब होगा? जब ऑप्शन असर्शन जो दिया होगा वो ट्रू स्टेटमेंट होगा और रीज़न जो होगा वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन सी, इफ़ असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। और ऑप्शन डी कब होगा? जब असर्शन मतलब पहला स्टेटमेंट जो दिया होगा वो रॉन्ग होगा और सेकंड स्टेटमेंट दैट इज़ रीज़न वो दिया होगा और वो ट्रू होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो पहले तो अब ध्यान देंगे। अब हम लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है कि अगर वही चीज़ बताए हैं कि इफ़ बोथ ट्रू देन गो फॉर ऑप्शन ए एंड बी, मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हैं तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। बट इफ़ एनी वन ऑफ देम इज़ फॉल्स देन आंसर में बी सी और डी, तो अगर कोई भी एक ऑप्शन फॉल्स हो जाता है इसका मतलब क्या है? सी और डी होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? फॉर ऑप्शन ए एंड बी इफ बोथ स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब अगर ये असर्शन है और रीज़न है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है देन ऐड बिकॉज बिटवीन बोथ सेंटेंसेस, मतलब बिकॉज ऐड करना है इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच मतलब क्या है कि असर्शन हम लोग पढ़ लिए, ये जो दिया है असर्शन पढ़ेंगे, फिर बिकॉज लगा के रीज़न भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। समटाइम्स इट गिव्स सेंस, इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मतलब अगर बिकॉज लगाएंगे और ये पढ़ेंगे और इसका अगर कुछ मतलब निकल रहा है जो हम लोग पढ़े हुए हैं लाइट चैप्टर में, तो इसका मतलब निकलेगा वो क्या हो जाएगा? वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो यही सब बातों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि
इन सारी बातों से जो है हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाला नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है असर्शन, दो स्टेटमेंट होता है, असर्शन होता है, रीजन होता है। तो असर्शन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। असर्शन दिया हुआ है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। ये क्या लाइन लिखा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब कि अगर हमारा मिरर है कोई, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, तो क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। अच्छा, ये मिरर होता है हमारा और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे होता है। तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमारा पोल होता है। अच्छा, ये जो लाइन लिखा है वो तो सही है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। मिरर का पार्ट कब होता है? जब जैसे पोल है, पोल क्या है? मिरर का पार्ट है, मतलब मिरर पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो इसका पार्ट हुआ। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो किसी स्फीयर का पार्ट है। जैसे वो तो स्फीयर का पार्ट है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इस मिरर का तो नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद पढ़ेंगे इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भी बात सही है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके बाहर वो लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये हमारा मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है सरफेस। तो ये क्या हुआ, ये इससे बाहर है, तो इसका मतलब है कि असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू हो गया। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन देखेंगे रीजन। अब रीजन पढ़ेंगे हम लोग। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कोई स्फेरिकल मिरर होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। तो ये बताए हैं वीडियो में अपने कि ये जो मिरर होता है वो क्या होता है, किसी स्फीयर का ही पार्ट होता है। तो यहाँ तक ये भी ऑप्शन सही है। फिर देखेंगे दिस स्फीयर हैज ए सेंटर। अच्छा, इस स्फीयर के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है, तो हमारा रीजन भी सही है। तो ये दोनों तो अब हमारा सही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी ऑप्शन होगा। सी और डी तो दोनों जो है एलिमिनेट हो चुके हैं हमारे। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को बीच में बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। बिकॉज लगा के पढ़ने के बाद देखेंगे कि क्या उस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है क्या कुछ। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहले असर्शन पढ़ेंगे, फिर बिकॉज लगाएंगे, फिर रीजन पढ़ेंगे। तो असर्शन पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, दिस स्फीयर हैज ए सेंटर। इसका क्या है, इसका मीनिंग तो कुछ निकल रहा है। अब असर्शन और रीजन दिया है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ के बताना चाहूँ हिंदी में तो क्या बताना चाहेंगे कि सेंटर ऑफ, पहले लाइन से क्या होगा कि ये मिरर है कोई, मिरर जो है, मिरर का कोई जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कोई पार्ट नहीं है इस मिरर का। तो ये पहला लाइन हो गया। और ये पार्ट नहीं है और क्या है, ये आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी ट्रू है हमारा। फिर देखिए रीजन में, अच्छा ये क्यों ये मिरर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो मिरर है वो किसी स्फीयर का पार्ट है और इस स्फीयर का कोई सेंटर है। जैसे इस स्फीयर का कोई सेंटर है और अगर ये मिरर का पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मिरर, ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इस पे लाई नहीं करेगा, पार्ट नहीं होगा, ये बात है। इसका मतलब क्या है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, इफ बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेकेंड क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया। ठीक है, लाइट तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। जैसे मीडियम हमारा चेंज होता था, जैसे अगर ये मीडियम एयर होता है, ये वाटर होता है, तो क्या होता है, इंसिडेंट
रे आती है तो क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे क्या है, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया। तो इस मीडियम में तो लाइट मान लीजिए ऐसे ट्रेवल कर रही है, लेकिन सेकेंड मीडियम में क्या हो रहा है, वही रे ऑफ लाइट बेंड कर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जाना तो ऐसे चाहती थी, लेकिन बेंड कर जा रही है। तो सेम डायरेक्शन में तो रे ऑफ लाइट सारे मीडियम में जो है ट्रेवल नहीं करती, ये तो सही है। असर्शन हमारा ट्रू हो गया, मतलब असर्शन ट्रू है। अच्छा, रीजन पढ़ेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्रैक्शन का बात कर रहा है। अच्छा, द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू, ये टोटली ये जो स्टेटमेंट है वो टोटली रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन इसीलिए होता है क्योंकि जो स्पीड है लाइट का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि रिफ्रैक्शन का जो कॉज है, रिफ्रैक्शन का कॉज इसलिए, मतलब रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो भी इसलिए रहा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज होती जा रही है। तो ये चीज़ है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मतलब क्या है, रीजन जो है गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, असर्शन ट्रू है और रीजन रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन तो केवल एक ही है ऐसा, वो है सी, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो हमारे ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। पूरे 10 क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। तो यहाँ देखिए, असर्शन, ये ए लिखा हुआ है, असर्शन है। असर्शन दिया क्या है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। ठीक है, इस सेंटेंस को पढ़े, अब हमको कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। जैसे मतलब क्या है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास, मतलब लाइट जो है ग्लास मीडियम में ज़्यादा तेज ट्रेवल करती है देन इन एयर। ठीक है, चलिए उसको बाद में देखेंगे सही है कि नहीं। अच्छा, अगर रीजन को हम लोग देखने की कोशिश करें, क्या लिखा है कि ग्लास इज डेंसर देन एयर। अच्छा, रीजन तो सही है, ग्लास जो होता है, ग्लास डेंसर कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज़्यादा होता है। ये तो सही बात है, ग्लास जो है बहुत ही सॉलिड सरफेस है, उसमें क्या रे ऑफ लाइट उसमें स्लोली ट्रेवल करेगी क्योंकि डेंसर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज़्यादा होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा यानी ये ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, तो इसमें जो स्पीड होगी लाइट की वो तो लो होगी, कम होगी। लेकिन इसमें क्या लिखा है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास। तो यहाँ तो ये असर्शन स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, तो असर्शन रॉन्ग हो गया और रीजन ट्रू है। तो ये कौन सा ऑप्शन है देखेंगे हम लोग, असर्शन इज इनकरेक्ट, मतलब असर्शन रॉन्ग है और रीजन हमारा करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अब देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन, assertion higher the refractive index of a medium lesser is the velocity of light। अच्छा, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है किसी भी मीडियम की तो लेसर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये तो सही बात है क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही यही है। ये डिफिनीशन जब हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो क्या पढ़े थे कि C/VM का जो ये रेशियो होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस मीडियम में स्पीड क्या होगा, उस मीडियम में सबसे कम होगी स्पीड। जैसे पिछले केस में भी यही था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लोली होती है या फिर लो होती है। तो यही चीज़ है, तो ये असर्शन क्या है, असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया, करेक्ट है। और रीजन क्या देखते हैं, रीजन में लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये वेलोसिटी है, ये किस रिलेशन से है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये रेशियो। तो ये भी सही है, रीजन भी सही है। और अगर अगर इन दोनों को बिकॉज लगा के अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो क्या है, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम लेसर इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये u क्यों ज़्यादा हो रहा है और v कम हो जा रहा है, ये क्यों है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन से है फॉर्मूले में। तो ये रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन रीजन करेक्ट है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। अच्छा, वर्चुअल तो हमेशा इरेक्ट होता है, ये तो बताया भी गया है। वर्चुअल आर इरेक्ट, तो क्या हुआ, एसर्शन हमारा ट्रू हो गया यहीं पे, एसर्शन। अच्छा, रीजन पढ़ने की कोशिश करेंगे। वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म बाय डाइवर्जिंग डिवाइसेस ओनली। अच्छा, ये डाइवर्जिंग डिवाइसेस कहने का क्या मतलब है? तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन कौन से मिरर या लेंसेज करते हैं। जैसे क्या लिखा है इसमें, कोई भी डिवाइस का नाम लिया है तो कौन, मिरर और लेंस हम लोग दोनों देखेंगे। अच्छा, अगर मिरर का केस होगा तो मिरर के केस में हम लोग क्या समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं तो वो डाइवर्ज कर देता था, तो डाइवर्जिंग नेचर का होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर लेंस के केस में देखें तो लेंस में कॉनकेव लेंस हो जाता है। कॉनकेव लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो इस केस में कॉनकेव लेंस कैसा नेचर शो करता है, डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, तो एसर्शन अब हम लोग देखेंगे, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, ये तो एसर्शन ट्रू था। और रीजन क्या है कि वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग डिवाइसेस ओनली। अच्छा, डाइवर्जिंग जब नेचर होता था तो रे ऑफ लाइट तो एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती थी, दूसरे डायरेक्शन में चली जाती थी। और उन दोनों रे ऑफ लाइट को पीछे हम लोग बैकवर्ड मिलाते थे, और पीछे जब मिलाते थे तो अपेरेंटली उसको बोलते हैं, जिससे रे ऑफ लाइट को हम लोग जानबूझ के अपीयर करा रहे हैं, मीट करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हमेशा होता था। तो ये भी बात सही है, रीजन भी सही दिया है कि वर्चुअल इमेज क्यों बनते हैं, क्योंकि डाइवर्जिंग डिवाइसेस होते हैं, ये भी सही है। अच्छा, बिकॉज लगा के पढ़ें अगर थोड़ा, तो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर बिकॉज वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म बाय डाइवर्जिंग डिवाइसेस ओनली। ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। बिकॉज आने पे सेंटेंस का कुछ मीनिंग भी आ रहा है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। अच्छा, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस निगेटिव होता है, ये तो सबको पता ही है। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता है तो समझे कैसे। अच्छा, जब जब लेंस की बात हो जाए, जैसे इसमें लेंस की बात किया है, तो लेंस में हम बताए हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव लेंस का निगेटिव होता है। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है फोकल लेंथ के इन्वर्सली होता है। अच्छा, जो फोकल लेंथ निगेटिव होता है कॉनकेव लेंस का, तो यहाँ मतलब क्या है, यहाँ निगेटिव है, अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ निगेटिव है। अगर ये निगेटिव होगा तो पावर भी कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो पावर भी इसीलिए निगेटिव है। तो ये सही स्टेटमेंट है कि पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। तो एसर्शन हमारा जो है वो ट्रू हो गया। ओके, और रीजन पढ़ते हैं, ए कॉनकेव लेंस हैज ए वर्चुअल फोकस। अच्छा, इससे क्या होगा, कॉनकेव लेंस अगर वर्चुअल फोकस है, वैसे वर्चुअल फोकस तो होता ही है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में होता क्या है हमारा कि जो यहाँ पे बताया गया है कि कॉनकेव लेंस होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। और जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। और वर्चुअल फोकस होने की वजह से जो जो लेंस होगा हमारा, लेंस के, तो अगर ये कॉनकेव लेंस हमारा होगा तो फोकस हमारा कहीं इधर होगा। तो जब इस साइड के डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो पावर भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो रीजन क्या है कि एक कॉनकेव लेंस है जो वर्चुअल फोकस, तो रीजन भी करेक्ट है कि वर्चुअल फोकस होता है यहाँ पे, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर जब ऐसे शो करता है, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो डाइवर्जिंग नेचर हो जाता है। अब इसी रे ऑफ लाइट को हम लोग पीछे मिला देते हैं, और जब अपेरेंटली जब मिलाते हैं हम लोग, मीट कराते हैं, अपीयर कराते हैं, तो क्या हो, यहाँ फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है।
और इसी फोकस को क्या बोलते हैं, जब रे ऑफ लाइट जो पीछे बैकवर्ड मिलाए हैं हम लोग तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। तो रीजन भी सही है। अच्छा, बिकॉज लगा के अगर पढ़ेंगे तो पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव बिकॉज ए कॉन्केव लेंस हैज़ ए वर्चुअल फोकस। अच्छा, वर्चुअल फोकस होगा तो जब इस साइड की डायरेक्शन, लेफ्ट साइड के डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे, और निगेटिव लेंगे तो जब फोकल लेंथ इसी साइड है तो वो अगर निगेटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन में। असर्शन क्या दिया हुआ है, व्हेन ए कॉन्केव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं एक वीडियो में बताया भी हूँ कि मिरर का कोई भी मतलब नहीं है मीडियम से। जैसे रिफ्लेक्शन केस में क्या है, मिरर है तो रिफ्लेक्शन है, या कहें कि रिफ्लेक्शन होने की वजह से हम लोग मिरर का यूजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिरर है, रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि मीडियम की तो कोई बात ही नहीं होती है। मीडियम की बात नहीं होती है तो किसी भी मीडियम में रखे फोकल लेंथ जो है वो चेंज नहीं होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है मिरर से। इंडिपेंडेंट मिरर से नहीं, मीडियम से। किसी भी मीडियम में कोई भी मिरर रख दें उसका जो फोकल लेंथ होगा वो चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो है ये असर्शन तो रॉन्ग हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया। अच्छा, रीजन पढ़ते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच इट इज प्लेस। तो ये तो सही बात है कि इंडिपेंडेंट होता है, वही चीज़ बताए हैं कि फोकल लेंथ किसी भी मीडियम में जो है इंडिपेंडेंट होता है। तो रीजन ट्रू है। अब असर्शन रॉन्ग है और रीजन ट्रू है, ये कौन सा ऑप्शन है, असर्शन रॉन्ग है, इनकरेक्ट, रीजन ट्रू है, तो ये हमारा ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। तो ये क्या है, और जो असर्शन दिया हुआ है वो तो सही है, इसको तो मैं बताया नहीं हूँ, लेकिन इसको इसीलिए क्वेश्चन को लेकर आए हैं ताकि आप लोग को समझाया जा सके। ये होगा क्या कि एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, होगा क्या कि जो है स्पीड चेंज हो जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड चेंज होने की वजह से यहाँ पे लिखवाया गया है, स्पीड चेंज होने की वजह से ही रिफ्लेक्शन होता है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएंगे तो स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होता है, लेकिन वो समझने वाली बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी लेकिन जो है फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होती है, इसको याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन का केस हो, दोनों चीज़ में फ्रीक्वेंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी केस। तो फ्रीक्वेंसी इसको याद कर लेंगे, द फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होता है। अच्छा, चेंज क्यों नहीं होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी भी कोई एक सोर्स होता है जो फ्रीक्वेंसी को सेंड करता है, तो जो फ्रीक्वेंसी वो सेंड करेगा वही फ्रीक्वेंसी हर सेकंड के लिए रहता है। हर सेकंड कहें या फिर कोई भी कुछ भी कहें, मतलब हर सेकंड के लिए रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कभी चेंज नहीं होगा। तो असर्शन ट्रू हो गया। रीजन देखते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। ये सही है, कोई सोर्स होगा उसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है, वो जितना एक बार भेज दिया उसके बाद से वो चेंज होने वाला नहीं है, इसीलिए तो रीजन भी सही है। अच्छा, बिकॉज ले आके पढ़ें कि देखिए यहाँ पे बिकॉज तो पहले से ही दिया है, तो मतलब बिकॉज ये नहीं कि हर क्वेश्चन में लगाने पे सही ही निकलेगा, मतलब बिकॉज लगाना इसलिए है ताकि हम लोग देखें कि वो दोनों सेंटेंस के एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर रिलेट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, क्योंकि सोर्स का जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, कोई प्रॉपर्टी है उसकी फ्रीक्वेंसी जिससे वो चेंज नहीं होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। द फार्मूला कंटेनिंग यू वी एंड एफ फॉर ए स्फेरिकल मिरर इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो सही दिया हुआ है कि दो फार्मूला कनेक्टिंग यू वी एफ फॉर स्फेरिकल, मतलब मिरर का जो फार्मूला है हम लोग को, जो यहाँ 9th क्वेश्चन लिख रहे हैं 1/v + 1/u = 1/f, ये जो मिरर फार्मूला है ये कनेक्टिंग यू वी एफ को कनेक्ट कर ही रहा है। फॉर स्फेरिकल मिरर इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन, सारे सिचुएशन में वैलिड है। फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है कि किसी भी मिरर के लिए ये जो है ये फार्मूला ट्रू है। तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया यहाँ पे।
रीजन पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेसेस। ये तो टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। लॉज ऑफ जो है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर प्लेन सरफेस के लिए थोड़ी केवल होता है, इरेगुलर सरफेस के लिए बताया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे भी वैलिड है। ये अगर इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस और ये रेगुलर सरफेस है अगर, तो क्या बताएं कि इस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा हम लोग का, और इस सरफेस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। तो दोनों केस में जब वैलिड होगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो रीजन रॉन्ग हो गया और असर्शन ट्रू हो गया। जब असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी। तो इस केस में हमारा ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा 9th केस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा, इमर्जेंट रे के बारे में बोला है। देखिए, इमर्जेंट रे का सिर्फ एक ही केस है जो हम लोग पढ़े हैं टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब केवल उसी केस में ऐसे पढ़े हुए हैं कि ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते थे तो ये हमारा नॉर्मल होता था, ये कुछ ऐसे बेंड होता था। अब ये नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड हो रहा है? क्योंकि ये एयर का मीडियम है, ये ग्लास का मीडियम है। ग्लास ज़्यादा डेंसर है तो डेंसर मीडियम में आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये ग्लास का मीडियम और ये एयर का मीडियम हो जाता है, तो इस पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये अवे फ्रॉम यहाँ से चल जाएगी। अब ये रे ऑफ लाइट जो है ऐसे ट्रेवल करना चाहती थी, ये रे ऑफ लाइट तो ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करना चाहती थी। अगर इसको इंसिडेंट रे कहें, अगर इंसिडेंट रे है ये और ये हमारा इमर्जेंट रे है, तो देखिए पहले में क्या दिया, द इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये इमर्जेंट रे है और ये हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये तो पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, असर्शन हमारा ट्रू है। रीजन क्या दिया हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब बेंडिंग जो रे ऑफ लाइट का हो रहा है एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस, मतलब एक ये पैरेलल सरफेस और ये पैरेलल सरफेस, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो यहाँ पे जो बेंडिंग हो रहा है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस, मतलब इस फेस और इस फेस के अपोजिट में जो ये दो फेसेस हैं, इस पे जो बेंडिंग हो रहा है, मतलब एयर ग्लास का इंटरफेस, ये एयर ग्लास का इंटरफेस और एक क्या है, ग्लास एयर इंटरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज़ इक्वल हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से नॉर्मल से क्या करेंगे, यहाँ से अंदर मुड़ जाएंगे कुछ, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब यही रे ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ से ऐसे डेविएट कर जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी, तो क्या होगा, ये इक्वल होगा। और अपोजिट कैसे, कि रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट कर रही हैं तो एयर से ग्लास में जा रही हैं, लेकिन अपोजिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लास से एयर में हो रही हैं। तो ये भी बात सही है, हमारा रीजन भी यहाँ पे सही है। और एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या होगा, द इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस, ये इंटरफेस है हमारा, ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। तो रीजन भी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा इसके लिए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यही 10 इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे, इससे आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब अगला वीडियो जो होगा, अब देखते हैं किस टॉपिक पे बेस्ड होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप लोग अगर लिखना चाहें इस क्वेश्चन को तो लिख सकते हैं।